जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर का एक और शानदार सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं और सेशन की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और याद रहे, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपका हर एक पॉइंट मैं क्रिस्टल क्लियर करवा के भेजूंगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरे लिए जरूरी है। चलिए बच्चे, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। चलिए देखिए, Which international organization has Urjit Patel been appointed to it in 2025? यानी कि उर्जित आर पटेल जी को किसी ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्ति मिली है, अपॉइंटमेंट मिला है 2025 में। तो आपको वो आंसर बताना है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है बच्चे, तो देखिए उर्जित आर पटेल साहब कौन हैं, सभी जानते हैं इनको। उर्जित आर पटेल साहब हमारे फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं। ठीक है, 2016 से लेकर 2018 में, ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं। ये पहला पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है बच्चे, ये गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं। अब इन्होंने उस टाइम रिटायरमेंट तो नहीं लिया था, उस टाइम इन्होंने रिजाइन कर दिया था कि भैया कुछ समस्याएं थी केंद्र सरकार के साथ, तो इन्होंने अपना रिजाइन कर दिया था। चलिए, तो अब उर्जित आर पटेल को किसके लिए? आईएमएफ के लिए। ठीक है, आईएमएफ के लिए, ठीक है, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा, के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब देखिए ये कौन होता है, ये क्या करेगा, ये पद कैसा है कि अब उर्जित आर पटेल आईएमएफ में जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उर्जित आर पटेल, ठीक है, कहां जाएंगे? उर्जित पटेल कहां जाएंगे? उर्जित पटेल कहां जाएंगे? आईएमएफ में जाएंगे। ठीक है, आईएमएफ में जाएंगे। अब ये आईएमएफ जो है, ठीक है, आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। दो बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं हमारे दुनिया में, एक वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ। वैसे बहुत सारी हैं, मेन दो हैं। आईएमएफ का गठन किया गया था 1944 में, ताकि जो द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज तबाह हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, उनको दोबारा से सही तरीके से मेंटेन किया जा सके। ठीक है, इसके लिए बनाया गया था। ठीक है बच्चे, तो अभी उर्जित आर पटेल यहां पे पहुंच चुके हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए, तो क्या सर ये सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि हमने तो न्यूज में देखा था कि 4 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल सही बच्चे। ठीक है, ये क्या, इंडिया ने कुछ देशों का कॉन्स्टिट्यूंसी बनाकर रखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं इसको। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने देश हैं? 4 हैं। ठीक है, पहला आप देखोगे भूटान मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा श्रीलंका। ठीक है बच्चे, ठीक है, उसके बाद तीसरा आपको मिलेगा भारत, खुद हमारा प्यारा भारत, इंडिया। और उसके बाद आपको मिलेगा, ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, ये 4 कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये इंडिया चूंकि इन चारों में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी है, तो इन चारों नेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। कहां पे? आईएमएफ में। ठीक है बच्चे, कहां पे? आईएमएफ में रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? ये पॉइंट याद रखेंगे आप। अब उर्जित आर पटेल का रोल क्या होगा? देखिए, एक मीटिंग होती है हर साल, है ना, जिसमें हर एक, अब आप बोलेंगे कि सर आईएमएफ का जो डायरेक्टर होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, ठीक है, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, वो तो एक ही होगा ना। ठीक है, बिल्कुल एक ही होगा, इसमें आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिलहाल में कौन है, याद रखना, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आईएमएफ का? आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कौन है ये? क्रिस्टलिना क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इनका नाम है। ठीक है, जॉर्जीवा इनका नाम है, याद रखेगा। तो अभी आईएमएफ का जो सबसे हेड है वो यही है, और जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, बांग्लादेश को, भूटान को, श्रीलंका के ग्रुप को, ठीक है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, ऑफ 4 कंट्रीज। तो उसको इंडिया रिप्रेजेंट करेगा किसके तहत? उर्जित आर पटेल के तहत। ठीक है, आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि उर्जित आर पटेल के कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से एक्शन लिए गए थे आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये उर्जित आर पटेल साहब ही हैं जिनके कार्यकाल में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद जीएसटी बिल भी आया था 2017 में। ठीक है, ये जीएसटी भी बिल आया था, जीएसटी रोल आउट कह सकते हैं इसको। ठीक है, जीएसटी रोल आउट यानी जीएसटी बिल भी आया था। तो ये इंपॉर्टेंट सारे डिसीजंस इन्हीं के कार्यकाल में लिए गए थे। अब इनका कार्यकाल आईएमएफ में कब तक चलेगा? तो 3 साल का चलेगा।
यानी कि ये जो जनाब हैं उर्जित आर पटेल 2028 तक काम करेंगे, कहाँ पे, IMF में। ठीक है बच्चे, तो इट्स ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ उर्जित आर पटेल, जिन्हें IMF में अपॉइंट किया गया है। ठीक है बच्चे, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये PDF सिर्फ आपके लिए है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें वही है जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं लेकर आ जाता हूं। ठीक है बच्चे, चलिए बता चुका हूं सारी चीजें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, GST बिल इनके कार्यकाल में आया था, 2018 तक इन्होंने RBI में काम किया था 16 से, ये सब आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चे, ना एक और चीज देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अगर समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ यार आई एम प्रोवाइडिंग यू गुड नॉलेज, या फिर जो अच्छे सोर्सेज हैं नॉलेज के वो मैं आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और लाइक कमेंट प्लीज। हाँ चलिए, द न्यू उम्मीद मॉड्यूल प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम विच प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइज वो है ना, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री है, क्या नाम है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, ये मिनिस्ट्री है। ठीक है, इसने ना एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम क्या है, उम्मीद। ठीक है, जिसका नाम क्या है, उम्मीद, ध्यान से सुनना, जिसका नाम क्या है, उम्मीद। ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम क्या है, उम्मीद। ठीक है, अब सवाल को पढ़ते हैं दोबारा। ठीक है, एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया गया है जो फाइनेंशियल हेल्प, असिस्टेंस का मतलब हेल्प देता है, फ्रॉम विच प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी से मदद दिया जाता है, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से विधवा को, गरीबों को, जो अपंग हैं उनको मदद दी जाती है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या गवर्नमेंट लैंड, सरकार की जमीन दे दी जाती है, या उस सरकार की जमीन से आने वाला पैसा, रेंट वाला पैसा दे दिया जाता है, या फिर वक्फ अलाल औलाद प्रॉपर्टीज है इससे दिया जाता है, या फिर CSR फंड से, या फिर टेम्पल डोनेशन, मंदिरों में जो डोनेशन आता है उससे दिया जाता है। तो देखिए बच्चे, ये वक्फ अलाल औलाद प्रॉपर्टी से दिया जाता है। अब देखिए ये है क्या। ठीक है, तो अब उम्मीद का पहले देख लेते, उम्मीद क्या है। ठीक है, उसके बाद उम्मीद का फुल फॉर्म क्या होता है ये पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? चलिए, उम्मीद का मतलब क्या, सॉरी, ठीक है, उम्मीद का मतलब क्या है, यूनिफाइड। ठीक है, यूनिफाइड वक्फ, यूनिफाइड वक्फ, ये हो गया यू। ठीक है, वक्फ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट, एक एक चीज आपको बताऊंगा, ध्यान से आप लोग यहाँ पे सुनेंगे। ठीक है, एम्पावरमेंट मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ये उम्मीद की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए, उम्मीद एक ऑनलाइन पोर्टल है जो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा, वक्फ अल औलाद संपत्ति का इस्तेमाल करेगा गरीबों की मदद करने के लिए, अपंगों की, बच्चों की, विधवाओं की, बुजुर्गों की मदद करने के लिए। तो सर ये प्रॉपर्टी है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1954 में एक कॉन्सेप्ट आया था वक्फ, 1954 में एक कॉन्सेप्ट आया था वक्फ। ठीक है, अब ये वक्फ क्या है, यानी कि ये वक्फ प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये प्रॉपर्टी है क्या, तो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है ये, एक मुस्लिम डिपार्टमेंट है ये। अब कुछ मुस्लिमों ने बोला कि देखिए हम इकट्ठा होकर ना एक वक्फ बोर्ड बना देते हैं। अब जितने भी मुस्लिम हैं जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन डोनेट कर देंगे, प्रॉपर्टी डोनेट कर देंगे। ठीक है, और ये जमीन और प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा मुस्लिम समुदायों को, मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम अपंगों को, मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बुजुर्गों को हेल्प करने में मदद करेगा। ठीक है, हेल्प करेगा। तो ये प्रॉपर्टी वही है जो बहुत सारे लोगों ने वक्फ बोर्ड को डोनेट किया है ताकि मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी की हेल्प हो सके। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और किसके लिए, ताकि जो मजबूर लोग हों, वल्नरेबल लोग हों, उनकी मदद हो सके। इसके लिए एक
उम्मीद नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्लियर बच्चे, उम्मीद याद रखना, उम्मीद का ये पूरा पूरा फुल फॉर्म आपको दिखाई देने वाला है। और ये कब शुरू किया गया था? वक्फ 1954 में शुरू किया गया था। बहुत सारे चेंजेस आए, जो लास्ट वाला चेंज था वो 2013 में आया है, ठीक है। अभी इस पर बवाल भी मचा था, हंगामा भी मचा था, ठीक है। लेकिन छोड़िए वो हंगामा, कंट्रोवर्सी में हमें नहीं जाना है, हमें तो अपने एग्जाम से मतलब है, एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें डिटेल क्या क्या है। चलिए बच्चे, अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया है उम्मीद ऑनलाइन पोर्टल है। जो भी जरूरतमंद होगा इस ऑनलाइन पोर्टल पे जाएगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, अपना आधार कार्ड का नंबर डालेगा ताकि सब कुछ क्लियर रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, और उसको मदद यहाँ पे मिल जाएगी। विडो हो गई, विधवा, डिवोर्स्ड हो गया, कोई ऐसी वोमेन होगी जो बुजुर्ग है, वो सभी को मिलेगा, अनाथ बच्चे हो गए, सभी को इस तरीके से हेल्प मिलेगी। और किसके द्वारा? वक्फ बोर्ड के द्वारा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। वक्फ अलाल औलाद प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही मदद की जाती है, ठीक है। ये 1964 लिखा है गलती से, ये 54 है, आप लोग 54 कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग मेंस जेवलिन फाइनल विद 91.51 मीटर थ्रो, ठीक है। जल्दी से बताएं, ये एक ऐसा इवेंट है जो कि ज्यूरिख में होता है, ठीक है। ज्यूरिख यानी कि स्विट्जरलैंड में होगा, ठीक है। ज्यूरिख, ठीक है, यानी कि स्विट्जरलैंड में होगा, ठीक है। और इवेंट का नाम क्या है? ठीक है, ज्यूरिख डायमंड लीग, ठीक है। क्या नाम है? ज्यूरिख डायमंड लीग इसका नाम है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, डायमंड लीग नाम है। अब इस इवेंट के अंदर में, ठीक है, हमारे जो नीरज चोपड़ा साहब हैं ये नहीं जीते हैं, बड़े दुख की बात है, ठीक है। कहीं आप फोटो देख के समझो हमारे नीरज चोपड़ा साहब जीते हैं, ठीक है। नहीं बच्चे, नहीं जीते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक आई है, जो विनर बने हैं, ठीक है, वो बने हैं जूलियन वेबर, ठीक है। जूलियन वेबर साहब विनर बने हैं। हमारे नीरज चोपड़ा जो कि बहुत ही एक महान खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये सेकंड रैंक पर आए हैं, ये सेकंड रैंक पर आए हैं, ठीक है। तो जो ये आपका ज्यूरिख डायमंड लीग जो हो रहा है, जेवलिन थ्रो, भाला फेंकने में है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो जेवलिन थ्रो में कौन टॉप पे आया है? जूलियन वेबर टॉप पे आए हैं, और सेकंड रैंक पे रहे हैं हमारे नीरज चोपड़ा सर, ठीक है। नीरज चोपड़ा के लिए अच्छी बात ये है कि ये मतलब 2020 में आप देख लेना, ठीक है, कॉमनवेल्थ में इन्होंने अपना परचम लहराया है, टोक्यो ओलंपिक में भाई साहब गोल्ड मेडल लिए हैं, ये सब आपको पहले से पता है। एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि ये ऐसे इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने 26, ठीक है, 26 बार, ठीक है, 26 बार लगातार, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, 26 बार लगातार टॉप 2 पोजीशंस हासिल की है, ठीक है। कौन सी? टॉप 2 पोजीशंस हासिल की है लगातार 26 बार, ठीक है। किसी ने नहीं किया। टॉप 2 पोजीशन का मतलब या तो फर्स्ट आए हैं या तो सेकंड आए हैं, लगातार 26 बार नीरज चोपड़ा ने हासिल किया है मुकाम, ठीक है बच्चे। देखिए हमारे पास जब भी इंटरनेशनल कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो पूछा जाएगा जब, तो ज़्यादातर हमारे इंडियन से ही पूछा जाता है, इंडिया में कौन जीता है कौन नहीं जीता है, बट आपको टॉप में जो जीता है उसका भी नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब ये और जीते कौन है? जूलियन वेबर साहब जीते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब नीरज चोपड़ा जब जीत रहे थे, इनका धुआंधार बल्लेबाजी चल रहा था अपने क्षेत्र में स्पोर्ट्स में, तब इनके नाम पे किताब लिखी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, द गोल्डन मैन, गोल्डन बॉय, ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है। क्या था किताब का नाम? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये सभी को पता है, ठीक है। गोल्ड नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा याद रखना, ठीक है, नीरज चोपड़ा। और किताब लिखने वाले कौन थे? नवदीप सिंह गिल किताब लिखने वाले थे, ठीक है, याद रखना, नवदीप सिंह गिल, ठीक है, नवदीप सिंह गिल। ये पूछा जाता है कि इस किताब का नाम, ये किताब किसने लिखी है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है बच्चे, नवदीप सिंह गिल, ठीक है। और ये ज्यूरिख डायमंड लीग मेंस का जो टूर्नामेंट था उसकी बात कर रहे हैं हम। नीरज चोपड़ा सेकंड पोजीशन पे आए हैं, ठीक है। इनका जो थ्रो रहा है 85.01 रहा है, 26वीं बार लगातार ये टॉप 2 फिनिश यानी फर्स्ट या सेकंड रैंक पर रहे हैं, ठीक है। और अब जूलियन वेबर जो है जर्मनी के, वो टॉप पे रहे हैं 91.30 मीटर के अपना थ्रो के साथ, ठीक है बच्चे। चलिए, और बेस्ट इनका 91.51 ही रहा है, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज द स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है, SIPB, SIPB, ठीक है, फंक्शंस अंडर विच स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए, सबसे पहले जिस चीज के बारे में आपसे पूछा जाता है ना, तो आपको वो पता होना चाहिए,
ये है क्या? SIPB, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है वो क्या है, तभी तो पता चलेगा ना कि वो किस राज्य के लिए काम करता है। तो देखिए ये एक आंध्र प्रदेश का, ठीक है, SIPB जो है, SIPB जो है, ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट, देखिए नाम से क्या समझ में आ रहा है, स्टेट इन्वेस्टमेंट बोर्ड, यानी कि SIPB क्या है, आंध्र प्रदेश के लिए है। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार की बात हो रही है। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बोर्ड बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, एक बोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, SIPB, यानी कि बाहर से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सबसे पहले कहां जाएंगे, SIPB के पास जाएंगे। क्लियर पॉइंट? जैसे कि मान लीजिए अपोलो टावर को इन्वेस्टमेंट करना है, अपोलो टावर को इन्वेस्टमेंट कर, अपोलो टायर बोल रहा हूं, अपोलो टायर को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, और उसकी इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ से ज्यादा है। याद रखना 500 करोड़ से ज्यादा है, मोर देन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 500 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो 500 करोड़ से जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो उसको कहां से परमिशन लेनी पड़ेगी, आंध्र प्रदेश के इस बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कहां जाएगा, अपोलो टावर, ठीक है, यहां जाएगा आंध्र प्रदेश के पास और कहेगा कि जनाब मुझे आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे यहाँ पे अपने प्लांट लगाना है, मुझे यहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोलनी है। तो ये SIPB जांच पड़ताल करेगा, पहले पूछेगा कि 500 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ साहब है, तो ये SIPB क्या करेगा, अपोलो टावर की प्रोजेक्ट को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, देखेगा कि आंध्र प्रदेश के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, ठीक है। जब आंध्र प्रदेश के लिए जब बेनिफिशियल निकलेगा तो अपोलो टावर को ये क्या बोलेगा, अपोलो टायर को ये क्या बोलेगा कि हाँ भैया चलो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दो, ठीक है। यानी इन्वेस्टमेंट की परमिशन देता है SIPB। क्लियर है पॉइंट, यहाँ पे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी इसकी जो 10th मीटिंग हुई है, ठीक है, 10th मीटिंग हुई है हमारे आंध्र प्रदेश में ही SIPB की, तो यहां पे आपको सुनकर बड़ा हैरानी होगी, 7.5 लाख करोड़, ठीक है, 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली है यहाँ पे। याद रखना किसको, ठीक है, किसको मिली है भाई साहब, तो आंध्र प्रदेश को मिली है। ये एक बड़ी बात है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे अंबानी भी पहुंचे हुए हैं, अपोलो टायर्स भी पहुंचे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स पहुंचे हैं और यहाँ पे परमिशन मिली है। अब कितने प्रोजेक्ट को परमिशन मिली है यहाँ पे, ये भी बात है, कितने लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है। तो 30 यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको परमिशन मिल गई है, किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो आपसे एग्जाम में सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो यही सवाल खड़े खड़े, ठीक है, कि कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश है, कितने प्रोजेक्ट को परमिशन मिली है, तो 30 प्रोजेक्ट को परमिशन मिली है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए कौन सी मीटिंग थी, तो 10वीं मीटिंग थी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब देखिए आंध्र प्रदेश ने की 10th मीटिंग थी, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है बच्चे। चलिए और उसके बाद 30 ऐसे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है और इससे होगा क्या, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, तकरीबन 80,000 के आसपास जॉब क्रिएट होंगी, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, अगर आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, बैंकिंग एग्जाम की करना चाहते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हो, तब तो ये याद रख लेगा। HFCL ने, ठीक है, 1197 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, याद रखना। और कहाँ पे किया हुआ है, याद रखना, मदाकसीरा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के मदाकसीरा में HFCL ने इन्वेस्टमेंट किया है। अपोलो टायर्स ने किया है 71,100 करोड़ का, 71,100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कहां पे किया हुआ है, चित्तूर में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो टॉप 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए धीरूभाई अंबानी ग्रीन टेक पार्क की बात कर रहे हैं, धीरूभाई अंबानी ग्रीन टेक पार्क की, देखो अंबानी यहां पर भी आ गए, ठीक है। तो 71,883 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने भी किया हुआ है, याद रखिएगा। और कहां पे, कृष्णापट्टनम में इन्होंने किया है, ठीक है। आगे देखिए सेरेंटिका रिन्यूएबल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, कहां पे, अनंतपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है बच्चे। नाउ विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th अगस्त एवरी ईयर, कौन सा दिन हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, 30 अगस्त को हर साल। स्मॉल इंडस्ट्री डे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट एंड नेशनल हैंडलूम डे और इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है बच्चे। चलिए तो हम बात करें 30 अगस्त की, 30 अगस्त को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो 30 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं भाई साहब स्मॉल इंडस्ट्री डे, लघु उद्योग दिवस हम लोग। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है, 30 अगस्त को ये सेलिब्रेट करते हैं। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है कि देखिए बच्चे, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है ना, जो लघु उद्योग हैं,
वो बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करती है हमारे देश में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी हमारे देश के अंदर में, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से जो आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ये किस तरीके से फायदेमंद है, एक मिनट बच्चे, ठीक है, चलिए, ठीक है, ये किस तरीके से फायदेमंद है स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, याद रखना। स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज ना हमारे देश की ना 37.54% जीडीपी, ठीक है, कितना 37.54% जीडीपी कहाँ से आता है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज से आता है, ये बात याद रख लेना। 60% एम्प्लॉयमेंट आज भी कहाँ से आती है, याद रखना, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आती है, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आती है। अरे यहाँ की छोड़ो, ठीक है, 70% एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड की बता रहा हूँ, ये तो इंडिया की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, 70% ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, 70% ऑफ वर्ल्ड दुनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आती है, याद रखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही आती है। अब ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना भाई साहब, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको बढ़ावा देना जरूरी है। हम लोगों को यहाँ पे प्रोत्साहन देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, भाई साहब ऐसा करो, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करो और आप वहाँ पे ग्रो करो, आप लोगों को जॉब भी दे पाओगे और आपका अच्छा खासा काम भी चलेगा, ठीक है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग ये दिन मनाते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे बच्चे, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि इसको लीड कौन करता है, ठीक है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री लीड करती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ, एक मिनिस्ट्री पहले देखिए क्या हुआ करता था ना, 2007 के पहले, ठीक है, 2007 के पहले क्या हुआ करता था, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हुआ करती थी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हुआ करती थी। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए अलग से मिनिस्ट्री थी, याद रखिएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री हुआ करती थी। क्लियर है। और एक हुआ करती थी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, ठीक है, एग्रो मिनिस्ट्री के नाम से भी शॉर्ट में जान लो आप लोग, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री हुआ करती थी, ठीक है, याद रखना। इन दोनों को, ठीक है, जोड़ के 2007 में क्या बना दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। क्या बना दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई का मतलब क्या होता है, एमएसएमई का मतलब क्या होता है, जल्दी बताएं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, यानी जो लघु उद्योग हैं, ठीक है, मीडियम स्केल के हैं, ठीक है, मध्यम वाले हैं और छोटे उद्योग हैं, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा छोटे उद्योग हैं, अति लघु जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो सारी मिनिस्ट्री बनाई गई 2007 में। और तब से यही मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि हाँ भैया कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एमएसएमईज में, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाते हैं, याद रखिएगा 30 अगस्त को, ठीक है। अच्छा, स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हमने एक बैंक भी बना कर रखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, बोर्ड ऑफ, ठीक है, बैंक ऑफ, नॉट बैंक ऑफ, बोर्ड ऑफ, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना, जिसको आप लोगों ने देखा होगा सिडबी के नाम से देखा होगा, ठीक है, ये सिडबी ही तो है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो ये हम लोग स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनल डे, बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ, कि अब बाकी कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट ना करे, हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ये आता है आपको 29 अगस्त को, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा 29 अगस्त को। क्लियर बच्चे यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको दिखाई देगा 29 अगस्त को, ठीक है। चलिए 29 अगस्त को आपको ये दिखाई देगा। नेशनल हैंडलूम डे हम लोग 7 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा, नेशनल हैंडलूम डे हम लोग 7 अगस्त को क्यों मनाते हैं, ये 1905 में, इसका इतिहास जाता है 1905 में, याद रखना, 1905 में हमारा एक आंदोलन हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना, तो एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, जो हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते थे, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया था कि हमारी जो वस्तुएं हैं उनको अपनाओ और जो विदेशी वस्तुएं हैं, जो अंग्रेजों की वस्तुएं, उनको हटाओ, यही किया गया था ना। तो हम लोगों ने अभी ये सेलिब्रेट करना शुरू किया था 2015 से, ठीक है, ये 2015 से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू किया है और इस साल ये 11वां एडिशन है, किसका, नेशनल हैंडलूम डे का। याद रखना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हाथों से बनाने वाले सामान जो हो गए, चटाई वटाई, मैट, खादी वादी, इन सबको प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है बच्चे। लेकिन 1905 में इसकी जड़ें हैं, याद रखना, 2015 से इसको शुरुआत किया गया था मनाने के लिए, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूथ डे की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल यूथ डे बच्चे हम लोग मनाते हैं, ठीक है, 12 तारीख को, 12 अगस्त को, ठीक है, याद रखिएगा, कितने दिन, 12 अगस्त को मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है बच्चे। चलिए, यहाँ कहाँ, एक तो जगह नहीं बचती यार, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको तो नॉलेज से मतलब है ना, सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे 12 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं। और नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं। चलिए हिंट दे देता हूँ, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है वो, ठीक है, उस दिन मनाते हैं। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 2007 में मिनिस्ट्री को कंबाइन करके शुरुआत की गई थी, ठीक है। थीम 2025 वाली इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए थीम क्या है, एनहांसिंग एमएसएमईज एज डिराइव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, यानी कि सतत विकास और नवाचार के वाहक के रूप में एमएसएमई को बढ़ावा देना। यानी कि हम अगर लगातार डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें एमएसएमई को बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the India's next High Commissioner to Canada in 2025, ठीक है। सवाल ये आता है कि सर हमने तो सुना था कि इंडिया का एम्बेसडर मतलब विदेशों में जाता है। देखो क्या होता है ना, एक एम्बेसी होती है ना, हर एक देश में एक एम्बेसी होती है, हर एक देश में एक एम्बेसी होती है हर एक देश की, ठीक है। तो जैसे इंडिया की एम्बेसी यूएस में होगा, अलग अलग जगह होगा ना, यूके में होगा, हर जगह होगा, है ना, याद रखना। तो सर ये कमिश्नर शब्द का क्यों इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एम्बेसडर होते हैं ना जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे देश में जाके, जो भारतीय यूएसए में अमेरिका में रह रहे हैं, उन भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक ऑफिस बना के रखा गया यूएस में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यूएस का, बाकी हर एक कंट्रीज में होता है, तक वो उनको तो हम एम्बेसडर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप हाई कमिश्नर क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में अंतर है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एम्बेसडर क्या होता है कि कॉमनवेल्थ देशों से बाहर वाली कंट्रीज है ना, उसमें एम्बेसडर होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता, ठीक है, कॉमनवेल्थ का जो स्थापना हुई थी ना, कॉमनवेल्थ की जो स्थापना हुई थी, ध्यान सुनिएगा पहले है क्या, उसके बाद आप लोग हड़बड़ी मत मचाइएगा, ठीक है। 1930 में हुई थी, ठीक है। इसमें 56 देश हैं, 56 देश हैं, ठीक है। तो सर ये है क्या, तो कॉमनवेल्थ ग्रुप जो है ना बच्चे, कॉमनवेल्थ ग्रुप जो है, ठीक है, ये उन देशों का ग्रुप है जिन पे अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ग्रुप। तो जब अंग्रेजों ने आज़ादी दी सारे देशों को, तो उनको ये बोला कि देखो यार, आफ्टर ऑल हम लोग 200-200 300-300 साल साथ में रहे हैं, क्यों ना एक परिवार के तरीके से रहा जाए। तो उन लोगों ने एक ग्रुप बना दिया कि चलो यार एक काम करते हैं, हम ना एक ग्रुप बना लेते हैं, कॉमनवेल्थ ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ ग्रुप बना लिया गया 56 कंट्रीज का। तो इन 56 कंट्रीज में जब एक दूसरे के दूत जाते हैं ना, एम्बेसडर जाते हैं ना, तो उनको हम लोग हाई कमिश्नर कहते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, याद रखना। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अगर एक दूसरे कंट्रीज से एम्बेसडर जाएंगे तो उनको हाई कमिश्नर कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंडिया जो है वो भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है, क्योंकि अंग्रेज इंडिया पर भी राज करके गए हैं और कनाडा पर भी राज करके गए हैं, तो कनाडा भी कॉमनवेल्थ में आता है, इसलिए यहाँ पे हमने हाई कमिश्नर शब्द का इस्तेमाल किया, याद रखना। अब सवाल देखते हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर कनाडा इन 2025, ठीक है बच्चे। चलिए, तो यहाँ पे एक बड़ी प्यारी बात की गई है कि कनाडा के साथ हमारे रिश्ते पिछले हाँ यही मान लीजिए तकरीबन 7-8 महीने लगा लीजिए, है ना, से खराब ही चल रहे हैं। खराब क्या, बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं कनाडा के साथ। भाई प्रोटेस्ट इंडिया के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, और वहाँ के खिलाफ इंडिया पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। दोनों कंट्रीज़ ने अपनी अपनी एम्बेसी से वापस कर दिया था। इंडियन सारे कनाडा से वापस आ गए थे एम्बेसी से, और कनाडियन एम्बेसी को बंद कर दिया गया था इंडिया के अंदर में, ठीक है। वीज़ा ब्लॉक कर दिए गए थे, इतना टेंशन चल रही थी। अभी इन दोनों देशों ने कुछ सोचा है कि नहीं यार, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, ठीक है, अपन भाई भाई बन के काम करते हैं ना, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम ना रेसिप्रोकेट करते हैं। मैं एक हाई कमिश्नर आपके पास भेज देता हूं, एक हाई कमिश्नर आप मेरे पास भेज दो। ये किसके साथ किया गया, कनाडा के साथ। तो इंडिया के जो हाई कमिश्नर होंगे वो होंगे दिनेश के पटनायक, ठीक है। तो दिनेश के पटनायक जी को भेजा जा रहा है, कहाँ पे, कनाडा में भेजा जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, कनाडा में भेजा जा रहा है। अच्छा, ये भी सवाल पूछा जाता है कि इससे पहले दिनेश के पटनायक जो हैं वो किस कंट्रीज के लिए एम्बेसडर थे, ठीक है। तो याद रख लेगा, एम्बेसडर थे स्पेन के लिए, ठीक है। थे क्या, अभी हैं, अभी तो कनाडा जाएंगे तब कैनेडियन होंगे ना, कनाडा के होंगे, अभी तो वो स्पेन के ही हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं क्या चीजें हैं, ठीक है। दिनेश के पटनायक को भेजा जा रहा है, और कनाडा से जो आएगा ना, क्रिस्टोफर कूटर आएंगे हाई कमिश्नर बनके इंडिया के अंदर में, ठीक है। याद रखिएगा, ये पटनायक साहब 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं, और ये स्पेन के फिलहाल एम्बेसडर हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, वेयर विल नाल्को सेट अप इट्स न्यू एल्यूमिनियम स्मेल्टर, ठीक है। याद रखिएगा कि नाल्को जो कंपनी है, ठीक है, ये अपना एल्यूमिनियम स्मेल्टर कहां लगा रही है,
अब दो शब्दों पे ध्यान देंगे आप लोग, नाल्को क्या है और एल्यूमिनियम स्मेल्टर क्या है, ठीक है। तो नाल्को क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, क्या है ये, नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, कंपनी, याद रखना, ठीक है, कंपनी, क्लियर पॉइंट। ये 1981 में बनाई गई थी, ठीक है, 1981 में बनाई गई थी, ये पॉइंट आप याद रखना पहला तो, ठीक है। उसके बाद आप याद रखोगे यहाँ पे एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है, नवरत्न कंपनी है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए अब सवाल ये आता है कि ये एल्यूमिनियम स्मेल्टर बनाना चाहती है किसी राज्य के अंदर, तो एल्यूमिनियम स्मेल्टर क्या है, तो देखिए जो एल्यूमिनियम है ना वो एकदम से मतलब प्योर नहीं निकलता। एल्यूमिनियम कहां से निकलता है, बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम कहां से निकलेगा, यहाँ पे बॉक्साइट से निकलेगा, है ना, बॉक्साइट ओर से निकलेगा, ठीक है। बॉक्साइट जो हम लोग इम्प्योरिटीज के साथ जमीन से निकालते हैं ना, कचरा पचरा सब होता है उसमें, उसको बॉक्साइट बोलते हैं, उसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ठीक है। तो किससे निकाला जाता है, बॉक्साइट के साथ निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, एल्यूमिनियम, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो जब एल्यूमिनियम निकालने का प्रोसेस होगा ना, ठीक है, जो भट्टी वट्टी लगाई जाएगी, फैक्ट्री वैक्ट्री लगाई जाएगी, याद है ना, वो सारा कुछ स्मेल्टर करता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर उसे ही कहते हैं। एक ऐसा कंपनी भट्टी जहां पे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाएगा, उसको तराशा जाएगा, उसको नवाजा जाएगा, खूबसूरत खूबसूरत शेप दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर। तो यहाँ पे नाल्को जो है एल्यूमिनियम स्मेल्टर बना रहा है, ठीक है, कहां पे लगाएगा, तो उड़ीसा में लगाएगा, याद रखना, ठीक है। नाल्को कहां पे लगाएगा, उड़ीसा में लगाएगा। अब याद रखना दो लगाएगा, ये दो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट कितने हजार करोड़ की है, तो 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, टोटल 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। एक तो ये उड़ीसा में क्या लगा रहा है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर लगा रहा है, ठीक है, याद रखना, एल्यूमिनियम स्मेल्टर लगा रहा है। इसमें कितना पैसा लगा रहा है, 18,000 करोड़ लगा रहा है, 18,000 करोड़ यहाँ पे लगा रहा है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और दूसरा क्या बना रहा है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, कोल बेस्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाएगा कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, याद रखना। इस फील्ड में ये कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो 12,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, ये नाल्को ही कर रहा है, याद रखेगा, क्लियर पॉइंट। चलिए अब ये आगे चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। 30,000 इसने इन्वेस्टमेंट किया है एल्यूमिनियम स्मेल्टर प्लस कोल बेस्ड पावर प्लांट यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टर का 18,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये, और 12,000 यहाँ पे कोल बेस्ड पावर प्लांट, ठीक है, याद रखेगा। अब स्मेल्टर जो होगा उड़ीसा में होगा, और ये 18 और 12,000 में आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देगा क्या, ठीक है, नहीं। अब देखिए बिजली बनाने के लिए इसको जरूरत पड़ेगी कोयले की, बिजली बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी कोयले की, ठीक है। तो कोयला कौन देगा इसको, ठीक है, तो कोयला देगा कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला देगा कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ भी अब डील करेगा नाल्को, तो कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में बनाया गया था, ठीक है। अब ये खुद बिजली बनाएगा क्या सर, इसको बिजली बनाने वाली कंपनी की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। तो याद रखना कंपनी बनाने वाली जो हमारा बिजली बनाने वाली कौन सी है, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी के साथ भी डील करेगा। एनटीपीसी 2004 में बनाई गई थी, ठीक है, याद रखना ये कंपनी, और बिजली उत्पादन के लिए बनाई गई थी। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड से कोल लेगा, ठीक है, एनटीपीसी के साथ एग्रीमेंट करेगा कि आप हमारे साथ बिजली बनाने में हमारी मदद करो, ठीक है। और कहां पे बनाएगा बिजली, यहां पे बनाएगा बिजली कोल बेस्ड पावर प्लांट, और ये बिजली का इस्तेमाल करेगा कहां पे, एल्यूमिनियम स्मेल्टर पे, ठीक है, क्लियर पॉइंट। आई होप आपको सारी की सारी पिक्चर्स क्लियर हो रही हैं, ये सारी की सारी बच्चे मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए नाउ अब द यू स्पेशल बस सर्विस इज प्राइमरली एम्ड एट, ये एक बस सर्विस है, यू स्पेशल करके है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है, आपको ये जानना है, ठीक है बच्चे। चलिए तो अब देखते हैं सबसे पहले ये है क्या, तो एक यू स्पेशल बस सर्विसेज है, ठीक है। 1971 में ठीक है, डीटीसी की बसें है ना, दिल्ली वाली डीटीसी ने शुरू किया था, यानी कि दिल्ली सरकार ने शुरू किया था एक ये वाला आपका स्पेशल यू स्पेशल स्कीम शुरू की थी, ठीक है, याद रखने का। और ये किस लिए शुरू किया गया था, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यानी ये वो बस सर्विस थी, ठीक है, ये वो बस सर्विस थी, बस सर्विस फॉर, ठीक है, बस सर्विस फॉर दिल्ली
यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक बस सर्विस शुरू की गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसमें जाते थे, जाएंगे अपना कार्ड दिखाएंगे, जी DU से हूँ, अपना महीने भर का वो बनवा लेते हैं ना, वो पास बनवा लेते हैं और वो अपना ट्रेवल करते थे। धीरे 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 भाई साहब ऐसा हो गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहचान बन गई सारी की सारी बसें। अब सोचिए ना, ठीक है, अच्छा DU वाली बस, अच्छा DU वाली बस वो वाली होने लग गया था, ठीक है। धीरे धीरे फिर करप्शन शुरू हुआ और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बसें हो गई कि पॉल्यूशन शुरू हो गया और इस सब सुविधा को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी जो दिल्ली के CM है रेखा गुप्ता ने, ठीक है, इसको रिज्यूम किया है। क्या? रेखा गुप्ता ने इसको रिज्यूम किया है, याद रख लिया, दिल्ली की CM ऑफ दिल्ली, उन्होंने रिज्यूम किया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐड क्या किया गया है, याद रखिए, पहले वाली डीजल पे चलती थी बसें 1971 के यू स्पेशल स्कीम वाली, अभी जो चलेंगी ना वो ग्रीन एनर्जी वाली बसें होंगी। कौन सी? ग्रीन एनर्जी वाली बसें होंगी, ठीक है, याद रखना। इसका मतलब ये है कि पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा और जो पहला वाला बंद किया गया था ना, ठीक है, वो पॉल्यूशन एक बड़ा रीजन था उसको बंद करने का। भाई इतनी सारी बसें चल रही हैं, सब कुछ तो पॉल्यूशन तो होगा ही ना यार। स्पेशल कुछ कॉलेजेस के लिए ही आप इतनी सारी बसें चला रहे हो, पूरा दिल्ली उसमें ट्रेवल करता तो लगता है कि चलो ठीक है यार, बाकी पब्लिक भी ट्रेवल कर रही है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए तो कितना पॉल्यूशन होगा, वो वर्थ इट नहीं था। अभी यहाँ पे देखिए ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल किया जाएगा, बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा, डीजल नहीं इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली पॉल्यूशन तो कंट्रोल होगा ही ना भाई साहब, ठीक है। तो आपको इस पर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी आप कोई आंसर फ्रेम कर रहे हो तो आप ये एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, यू स्पेशल नाम का एक बस सर्विस शुरू किया है जिसमें हम लोगों ने ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने की कोशिश की है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का यही सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये शुरुआत की गई थी ना तो 50 पैसा इसका टिकट हुआ करता था, ठीक है। चलिए, और पास बनवा लो तो वो भी बहुत सस्ता हो जाया करता था, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली साइंड MOU विद भूटान इन विच सेक्टर, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है किसके बीच में? इंडिया और भूटान के बीच में, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? एक तरीके का एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप कर रहे हैं कौन? इंडिया और भूटान, ठीक है, इंडिया और भूटान। किस क्षेत्र में पार्टनरशिप कर रहे हैं? डिफेंस के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स यानी कृषि एवं संबंध क्षेत्र, रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर विल बी योर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स बच्चे, ठीक है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र की हम बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या है ये, क्या डील किया गया है, किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो यहाँ भूटान जो है और भूटान और इंडिया, देखिए भूटान और जो इंडिया है ना, इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब दोस्ताना रिलेशन है, ठीक है। अब भाई बॉर्डर तो शेयर करते ही हैं और दोनों के बीच में कभी क्लैशेस भी नहीं होते, और दोस्ती का रीज़न भी है ना, हम दोस्ती नहीं करेंगे तो चाइना दोस्ती कर लेगा, ठीक है। अब चाइना अगर आके बैठ गया यहाँ भूटान वाले एरिया में तो इंडिया का और ज़्यादा करीब आ जाएगा, तो इंडिया के लिए खतरा बन जाएगा। तो डिप्लोमेटिक तरीके से देखा जाए तब भी भूटान हमारे लिए ज़रूरी है, और ठीक है ना, अच्छे लोग हैं, ठीक है, अच्छे लोग किसको नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये भूटान और इंडिया की दोस्ती और बढ़ रही है, ठीक है, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा कि ये लोग ना एग्रीकल्चर में करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर की ही बात नहीं होगी, ठीक है। एग्रीकल्चर में आगे रिसर्च करेंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है। और उसके बाद ये लाइव स्टॉक्स की बात करेंगे। लाइव स्टॉक का मतलब पता क्या होता है, ठीक है, जानवर जो होते हैं, मवेशी जो होते हैं ना, गाय भैंस घोड़े हाथी, जिनको हम लोग पालते हैं बिजनेस के लिए, दूध निकालेंगे, ठीक है, उनको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं, भेड़ बकरियां लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक में भी ये किया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्टिंग, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं हाईलाइट करूंगा, पोस्ट हार्वेस्टिंग, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब फसल कटती है ना, ठीक है, याद रखना, तो यहां पे फसल कटने के बाद उसको स्टोर करना एक बड़ी समस्या हो जाती है। कहां स्टोर करें, कैसे करें? तो ये दोनों कंट्रीज मिलकर स्टोरेज की भी सुविधा प्रोवाइड करेंगे एक दूसरे को। ये दोनों कंट्रीज मिलकर अपने अपने टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ये दोनों कंट्रीज मिलकर आगे भी हर क्षेत्र में काम करने की इच्छा जता रही है, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के बीच में था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ठीक है, हम लोग भूटान के साथ इतनी दोस्ती तो निभा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा। भूटान में जो 80% सड़कें हैं ना, ठीक है, हमारी भारत ने बना के दिया उसको, 80% सड़कें, ठीक है। वहाँ का एयरपोर्ट है, यही वजह है कि भूटान में जो एयरपोर्ट्स हैं, काफ़ी सारे सड़कें, उनका नाम क्या है, दंतक।
अबे दंतक क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। दंतक एक ऑपरेशन चलाया गया था, दंतक, ठीक है, ऑपरेशन दंतक चलाया गया था, दंतक, ठीक है। किस लिए और किसने चलाया था? एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत का, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने चलाया था भूटान में सड़कें बनाने के लिए, भूटान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ठीक है, याद रखना। तो आप देखिए एक एग्जांपल है छोटा सा मैं देना चाहता था कि इंडिया के साथ भूटान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और डिप्लोमेटिक तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा ये चीज़ याद रखना, ठीक है, इस जो मीटिंग हुई है ना, जॉइंट टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बनाया गया है ताकि दोनों देशों के जो एक्सपर्ट्स हैं मिलके इस ग्रुप में एक साथ काम कर सकें, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विच एंटरप्राइजेस आर अ मेजर फोकस अंडर द EPM, ठीक है, याद रखना, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है, याद रखना क्या है ये EPM का फुल फॉर्म, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो ये क्या कहा जा रहा है, विच एंटरप्राइजेस आर मेजर फोकस ऑन, यानी जो एक्सपोर्ट, याद रखना क्या है ये, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, यानी कि एक ऐसा मिशन है जो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, ठीक है। अब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली भाई साहब फायदा होता है, तो ये किस सेक्टर पे फोकस करेगा आपको ये बताना है, ठीक है। MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, स्टार्टअप्स ओनली, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। करेक्ट आंसर इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSMEs जो हैं, ठीक है, उन पे फोकस करेंगे, ठीक है, उनका एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये अचानक से क्या हो गया, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे अचानक कुछ नहीं हुआ है, जो बजट पेश हुआ था ना उसी में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था ये मिशन का, ठीक है, 2025-26 बजट है ना, उसी में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ये चीज़ हम करने वाले भाई, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, ठीक है। और जो बजट था वो कितने का अलोकेट किया गया था, 25,000 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया था, याद रखना, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी, याद रखना, अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार को क्या देना पड़ेगा, ठीक है, इजीली लोन देना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेसिबल क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेसिबल क्रेडिट, यानी कि जिनको लोन की जरूरत है बिजनेस करने के लिए वो लोन देंगे, तभी तो प्रोडक्शन करेंगे, तभी तो एक्सपोर्ट होगा ना। देखिए एक्सपोर्ट कब होता है, जब किसी कंट्री में खुद से ज्यादा सामान है तो वो बेचेगी ना दूसरे देश को, तो खुद से ज्यादा सामान कब होगा, जब प्रोडक्शन होगी, और प्रोडक्शन कौन करेगा, यहाँ पे MSMEs करेंगी, क्लियर पॉइंट। अब जब ये MSMEs प्रोडक्शन करेंगी तो याद रखना इनको जरूरत पड़ेगी फंड की, पैसों की, हेल्प की, तो कौन देगा यहाँ पे, एक्सेसिबल क्रेडिट कौन करवाएगा, गवर्नमेंट करवाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट पे करवाएगी, कम इंटरेस्ट पे देगी, या सब्सिडी भी दे देगी, ठीक है, या फिर सब्सिडी देगी, भैया तुम लोग काम करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट हम करके देंगे, ठीक है, चलो यार आपको छूट दे दी मैंने, सब्सिडी दे दी 20% की, 10 लाख लेना 8 लाख वापस कर देना, इस तरीके की स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है। और मिशन कौन सा है याद रख लेना, EPM, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो सर ये तो बजट तो पास हुआ था फरवरी में, तो कुछ ऐसा हुआ है क्या अचानक से, मतलब कि क्या ये अचानक से न्यूज में आ गया, हुआ है ना बच्चे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया है 50% का, जनाब ने सोचा कि भैया अब तो इंडिया हम डुबा देंगे। अरे भाई इंडिया को कैसे डुबा दोगे, यहाँ पे दो ऐसे लोग बैठे हुए हैं ना, ठीक है, जो बात ईगो पे ले लेते हैं हमेशा, ठीक है, अमित शाह और मोदी की बात कर रहे हैं, हमेशा बात ईगो पे चली जाती है, ठीक है, सब कुछ अलग करो, ईगो। इंडिया हमारा देश है भाई साहब, ठीक है, और इंडिया के आप टैरिफ लगा के आप सोच रहे हो कि आप मतलब इंडिया को दबा दोगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये जो धुरंधर लोग हैं ना, ठीक है, अमित शाह और मोदी, इन्होंने कई तरीके निकाल डाले हैं। इन्होंने बोला क्या, जब तुम टैरिफ लगाओगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम होगा, यही ना, टैरिफ से क्या होता है ना, दूसरे देश में सामान महंगा हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो 100 रुपए का सामान यूएसए में बिक रहा था और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि 10 रुपए हमको टैरिफ दे दो, टैक्स दे दो, तो सामान यूएसए में 110 का बिकता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% लगा दिया टैरिफ, तो सामान यूएसए में कितने का बिकेगा, 150 का। यूएसए में वो सामान महंगा हो गया, जब सामान महंगा हो जाएगा तो यूएसए में कोई सामान खरीदेगा नहीं, तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तब यहाँ पे इनने क्या बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्शन लिया है उसका हम बदला लेंगे, उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट को प्रमोशन, हम सोच रहे थे ना कि भैया 1 साल करेंगे, नहीं, अभी इमीडिएट बेस पे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक मिशन जो लॉन्च किया गया था, चलो उस मिशन पे काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब धड़ाधड़ ये मिशन पे काम शुरू हो चुका है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू, ठीक है, 50% टैरिफ ऑफ यूएसए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, और बजट कितने का है, 50,000 करोड़ का है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ, सारी चीजें यूनियन बजट में पेश हुआ था, ये सब आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और कौन कौन से क्षेत्र इफेक्ट होंगे, टेक्सटाइल, केमिकल, लेदर, फुटवेयर, ये सारे सेक्टर्स जो हैं इफेक्ट होने वाले हैं।
हु लॉन्च द नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क इन अगस्त 2025। बायो फाउंड्री नेटवर्क, ठीक है, अगस्त 2025 में किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमन ने, नरेंद्र मोदी ने, जितेंद्र सिंह ने और डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले की जो सवाल पूछा जा रहा है क्या, बायो फाउंड्री नेटवर्क क्या है? बायो फाउंड्री नेटवर्क क्या है, तब तो पता चलेगा ना किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, बायो फाउंड्री नेटवर्क क्या होता है? मतलब एक फैक्ट्री है एक तरीके की, ठीक है, बायो फैक्ट्री कह सकते हो, जहां पे अलग अलग तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये देखिए जैसे कि एआई फैक्ट्री कह लो, जहां पे एआई जनरेट किया जाएगा, ठीक है, अच्छी अच्छी सीड्स, बीज जनरेट किए जाएंगे एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, जीन्स जनरेट किए जाएंगे, जेनेटिक्स जीन्स जनरेट किए जाएंगे, यानी कि बायो के क्षेत्र में एक तरीके से लेबोरेटरी मान लो, है ना, बहुत सारी लेबोरेटरी बना दिया जाएगा, वहां पे अलग अलग तरीके के अनाज उगाए जाएंगे, अलग अलग तरीके के रोबोट्स बनाए जाएंगे, अलग अलग तरीके के एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा एआई का, ठीक है, ये सारी चीजें करने के लिए बायो फाउंड्री यहाँ पे नेटवर्क बनाया जा रहा है। याद रखना, पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश की, ठीक है, ये एकदम से शुरू हुआ है। और याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है ना, उसी के रिस्पॉन्स में सारी सारी चीजें हो रही हैं। हम जितना ज्यादा तरक्की करेंगे, जितना ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, डेफिनेटली उतना ही ज्यादा हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, और ये सारा उन सब चीजों का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो किसने उद्घाटन किया है? तो जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया है। ठीक है, ये कौन है? हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर है। कौन है ये? हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं। याद रखना, साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है बच्चे, अब ये जो प्रोग्राम वो लॉन्च कर रहे हैं बायो फाउंड्री, ये किस प्रोग्राम का मतलब सब पार्ट है? यानी एक बड़ा प्रोग्राम था, उसका एक छोटा सा हिस्सा है ये बायो फाउंड्री नेटवर्क। याद रखना, ठीक है, तो याद रखना, बायो E3 एक प्रोग्राम है, क्या नाम है उसका? बायो E3। ठीक है, बायो, ठीक है, E3 एक मिशन था बड़ा, उसका एक पार्ट है ये क्या? बायो फाउंड्री नेटवर्क। अब बायो E3 क्या है? बायो का मतलब आपको पता है, E3 का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है, एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट, याद रखना, एनवायरमेंट, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। ये 3 जो ई है, इसको हम लोग E3 बोलते हैं। बायो E3 की बात करेंगे। ठीक है, बायो E3 में हम तरक्की करेंगे, यानी कि सब बनाएंगे, ठीक है, एआई बनाएंगे, रोबोट बनाएंगे, सीड्स बनाएंगे, हम लोग जानवर भी बनाएंगे। होता है ना, आपको देखो कुत्ते आर्टिफिशियल आ रहे हैं, घर में ऐसे फुदक रहे हैं कि जैसे लग रहा असली कुत्ते हैं, ठीक है, रोबोट कुत्तों को उसमें आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बनाएंगे। लेकिन 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 ध्यान रखेंगे किसका? इकोनॉमी का ध्यान रखेंगे, इकोनॉमी का नुकसान ना हो, एनवायरमेंट का ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम तरक्की करने के चक्कर में वातावरण का नुकसान कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारी बेरोजगारियां बढ़ रही हैं। तो ये बायो E3 स्कीम जो है, मिशन है, उसका एक हिस्सा आप लोग देखोगे क्या? बायो फाउंड्री नेटवर्क, जो कि अगस्त में लॉन्च किया गया। और किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, मैं आपको बता चुका हूं क्यों किया गया है, ताकि बायो मैन्युफैक्चरिंग में एक तेजी से बढ़ोतरी आ जाए, इसलिए हम अलग अलग नेटवर्क यहां पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा ये? ठीक है, बायोटेक आइडियाज आएंगे, ठीक है, जो कैपेबल प्रोडक्ट्स और ज्यादा हम लोग बना पाएंगे। उसके बाद ये इनिशिएटिव जो है, ठीक है, लिया गया था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंकिंग वालों के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करें, देखिए 2014 में ना 10 बिलियन का हमारा मतलब बजट कह लो या फिर खर्चा कह लो, ये सब कुछ था। ठीक है, या हमने इन्वेस्टमेंट किया था इतना, और 2014 सीधा 165.7 बिलियन हम लोगों ने 2024 में कर लिया है। और टारगेट क्या है? याद रखना, $300 बिलियन का। कितना? 300 बिलियन, ठीक है, बिलियन डॉलर का टारगेट है 2030 तक। ठीक है, ये पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। ठीक है, चलिए अब गवर्नमेंट क्या कर रही है ये मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, 2030 तक बायो फाउंड्री नेटवर्क बनाई जा रही है, बायो E3 पॉलिसी का एक हिस्सा है, ये भी मैं आपको कवर कर चुका हूं। अब ये जो लक्ष्य पाना है हमें, अलग अलग जगह एक नेटवर्क बनाना है बायो फाउंड्री का, तो उसमें 6 इंस्टीट्यूट्स हमारे काम करेंगे। ठीक है, 6 इंस्टीट्यूट्स हमारे काम करने वाले हैं। ठीक है, और वो इंडिजिनस होंगे, इंडिया के ही होंगे। ठीक है, यानी फॉरेन कंट्रीज का इसमें अलाउड नहीं होने वाला। ठीक है बच्चे, तो ये इट्स ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ टुडे एंड आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, आप लोगों ने चीज़ों को एनालाइज किया होगा और आप लोगों ने आंसर्स भी दिए होंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है, इसी तरीके से करंट अफेयर्स आपके लिए हम लेके आएंगे, और डेफिनेटली बच्चे आप लोग 6-7 महीने लगातार बने रहिए, आप देखिएगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है करंट अफेयर्स के सेक्टर में। ठीक है, चलिए बच्चे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।